हेलो दोस्त, वेलकम टू पढ़ाकू सेंटर। पढ़ाकू सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडल पर चर्चा करने का काम किया था, जहां पर हम लोग वेस्टर्न मॉडल और टर्किश मॉडल को क्या किया, हम लोग पढ़ लिए। तो आज हम लोगों को दोस्त क्या है कि इंडियन मॉडल पढ़ना है। तो दोस्त, इंडियन मॉडल पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक और मॉडल है, छोटा सा ही मॉडल है, जिसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिस्ट मॉडल। इससे पहले पढ़ लेते हैं कि कम्युनिस्ट मॉडल जो है वो क्या कहता है। तो दोस्त, जो कम्युनिस्ट मॉडल है वो कार्ल मार्क्स के विचारधारा पर क्या है, बेस्ड है। और दोस्त, जो कार्ल मार्क्स हैं वो क्या करते हैं, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो रिलीजन होता है, जो धर्म होता है, वो क्या है, ओपियम है, एक अफीम की तरह है मासेस। जो रिलीजन जो है मासेस के लिए ओपियम है। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। ये किनका स्टेटमेंट है, तो कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो रिलीजन जो है वो मासेस का क्या करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है। रिलीजन जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास का एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि जो समाज के जो कैपिटलिस्ट क्लास हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को सर्व करता है, और जो आम जनता है उसे एक्सप्लॉयट करता है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, रिलीजन को ही खत्म कर देना चाहिए। ये बोलते हैं कि हमें रिलीजन को ही खत्म कर देना चाहिए। तो इस कारण से जब ये बोलते हैं कि रिलीजन को ही खत्म कर देना चाहिए, तो इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं अथिस्ट मॉडल। अथिस्ट मॉडल, ATHIEST, अथिस्ट मॉडल हम लोग बोलते हैं किनके, कार्ल मार्क्स के मॉडल को। तो ये है दोस्त कार्ल मार्क्स का मॉडल। अब आइए दोस्त जानते हैं इंडियन मॉडल। दोस्त, इंडियन मॉडल को दोस्त बोला जाता है इंडियन मॉडल। इंडियन मॉडल को दोस्त बोला जाता है प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस मॉडल। अब ये प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल का मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब हुआ कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है वो दोस्त क्या है कि नॉर्मली जो है, नॉर्मल पीरियड में एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा। नॉर्मल टाइम में स्टेट ना तो रिलीजन में इंटरफेयर करेगा, ना ही रिलीजन जो है दोस्त वो स्टेट में इंटरफेयर करेगा। बट इसमें दोस्त क्या है कि एक आपको सरप्राइजिंग देखने को मिलेगा। बट सर, प्रिंसिपल स्टेट मॉडल में ये है कि अगर जहां दोस्त रिलीजन में कुछ ऐसा चीज है जहां पर स्टेट को लगे कि ये जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट्स है उसे क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो स्टेट जो है वो रिलीजन में इंटरफेयर करेगा। स्टेट रिलीजन में क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। बट ये जो इंटरफेरेंस होगा इसका, वो रिफॉर्मेटिव होगा। वो क्या होगा, रिफॉर्मेटिव होगा। रिफॉर्मेटिव इंटरफेरेंस मतलब रिलीजन में रिफॉर्म करने के लिए, रिलीजन में कुछ ऐसा एविल प्रैक्टिसेस है उसे हटाने के लिए क्या करेगा, स्टेट उसमें इंटरफेयर करेगा। दोस्त, इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल, जैसे कि इंडिया में जो हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू रिलीजन है, इसमें सती प्रथा हुआ करता था। इसे स्टेट क्या कर दिया, बैन कर दिया, क्योंकि यह रिलीजियस प्रैक्टिस था, इसे बैन कर दिया। दूसरी तरफ दोस्त, जो इस्लाम है, इस्लाम में क्या था दोस्त, एक ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, ट्रिपल तलाक का इशू था। इसे क्या कर दिया, स्टेट इसे बैन कर दिया। सबरीमाला केस था दोस्त, आप लोगों को याद होगा सबरीमाला केस। इसमें क्या होता है कि जो केरला में एक पेरियार टाइगर रिजर्व है, उस पेरियार टाइगर रिजर्व में एक सबरीमाला नाम के क्या है मंदिर है। तो वहां पे एक सर ऐसा रिलीजियस प्रैक्टिसेस हुआ करता था कि कोई भी औरत जिनका एज 12 साल है, वो अपने मेंस्ट्रुअल एज में आ चुकी हैं, तो इस मेंस्ट्रुअल एज के पीरियड में इस टेम्पल में एंट्री नहीं कर सकती है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा सर प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि यह फंडामेंटल राइट जो है सर उसे क्या वायलेट कर रहा था। तो इस केस में स्टेट जो है इंटरफेयर किया, और इसमें जो वुमेन है सभी तरह के वुमेन को, चाहे वो मेंस्ट्रुअल एज में हो, चाहे वो चिल्ड्रेन हो, या फिर मेंस्ट्रुअल एज के बाद के हो, उनको क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया। तो दोस्त, अब आप लोगों को एक क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो हम लोग टीवी पे सुनते हैं कि स्टेट जो है ट्रिपल तलाक को बैन कर रहा है, माइनॉरिटी को प्रोसिक्यूशन करने का काम कर रहा है, माइनॉरिटी का जो धर्म है उससे क्या कर रहा है, बदलने का बात कर रहा है। तो सर, ये सब एक नैरेटिव है, भारत को बदनाम करने का है। अगर हम लोग जैसे कि दोस्त जो एक्सपर्ट्स हैं
पश्चिमी देश में बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं कि इंडिया को वेस्टर्न मॉडल का जो सेकुलरिज्म है उसके दृष्टि से देखते हैं और बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का कोई एक्शन जो है वो सही है या गलत है। अरे भाई, इंडिया का जो है अपना मॉडल है, इंडिया को अगर देखना है तो तुम इंडियन मॉडल जो है उस मॉडल पे देखो, प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल पे देखो, जो अलाउ करता है गवर्नमेंट को, स्टेट को रिलीजन में इंटरफेयर कर सकता है रिफॉर्म के पर्सपेक्टिव से। और आज तक जब भी सर इंटरफेयर किया है वो क्या किया है कि एक रिफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस ही किया है, और सिर्फ एक माइनॉरिटी में ही, जैसे कि कोई इस्लाम एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है इंडिया में, तो सिर्फ इस्लाम में ही इंटरव्यू नहीं किया है, वह कहीं ना कहीं हिंदू में भी इंटरफेयर करने का क्या किया है दोस्त, की काम किया है। तो हर रिलीजन में इंटरफेयर कर रहा है, तो यह रिफॉर्म के लिए क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। तो दोस्त हम लोग अब तक क्या किए कि एक मॉडल जानने का काम किए, डिफरेंट मॉडल को। तो ये जो दोस्त हम लोग अभी मॉडल जाने हैं, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है मेंस पर्सपेक्टिव से, और आप इस चीज को क्या कर लीजिए दोस्त, याद कर लीजिए। अब हम लोग दोस्त जानेंगे कि जो इंडियन जो सेकुलरिज्म आया उसमें जो दोस्त क्या है कि भारत के इतिहास में दो प्रमुख पर्सनालिटी हुआ करते थे, गांधी और नेहरू। गांधी और नेहरू, इनका विचार क्या था सेकुलरिज्म पर, गांधी नेहरू का। डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन आपसे, यहां नहीं तो मेंस में। और इसके लिए दोस्त दो कीवर्ड आप याद रख लीजिए। गांधी के लिए आप लोग दोस्त याद रख लीजिए सर्व धर्म समभाव, सर्वधर्म सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म संभव। और दूसरी तरफ जो दोस्त नेहरू हैं, इनका जो दोस्त हम लोग एक ये करते हैं दोस्त, उसका दोस्त नाम है धर्म निरपेक्षता। आज तक दोस्त हम लोग क्या था कि हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि सर्वधर्म संभाव, धर्म निरपेक्षता, बट हम लोग पता ही नहीं है कि सर्वधर्म संभाव क्या है, संभव क्या है, और धर्म निरपेक्षता क्या है, क्या कौन सा गांधी का आइडियोलॉजी है, कौन सा नेहरू का आइडियोलॉजी है, इन दोनों के बीच डिबेट क्या है, पता ही नहीं है। बस हम लोग ऐसा ही बोल रहे हैं, सर्वधर्म संभाव वाले हम लोग व्यक्ति हैं। आप लोगों ने भी इस तरह की जो चीज है इसे आप लोग क्या करते सुने होंगे, बट पता नहीं होगा। आइए आज हम लोग क्या करते हैं, इसे इन डेप्थ पढ़ने का काम करते हैं। तो दोस्त जो गांधी जी का दोस्त जो मॉडल था सेकुलरिज्म का, उसे हम लोग बोलते हैं सर्वधर्म संभव। सर्वधर्म संभव बोलने का काम क्या करते हैं। तो दोस्त अब ये जो सर्वधर्म संभव है, इसका मतलब क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब समझेंगे। इसके मतलब क्या करेंगे दोस्त, समझने का काम करेंगे। वही दोस्त हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, गांधी के व्यू जो है ना सेकुलरिज्म पर, इस चीज को डिस्कस करने का काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, गांधी जी जो थे इन्हें दोस्त बोला जाता है कि जो कहते हैं कि गांधी जो बोलते हैं दोस्त, वो क्या कहते हैं कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो क्या है कि एक प्राइवेट मैटर है, बट प्राइवेट मैटर के साथ साथ पब्लिक मैटर भी है। आ गया डिफरेंस वेस्टर्न मॉडल के साथ। वेस्टर्न क्या बोलता है कि रिलीजन एक जो है प्राइवेट मैटर है, जो गांधी जी जो थे वो बोलते हैं कि रिलीजन जो है, धर्म जो है, वो प्राइवेट भी है और प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक मैटर भी है। और प्राइवेट के साथ साथ क्या है, पब्लिक मैटर है। और इन्होंने कहा कि अब की प्रत्येक रिलीजन जो है, सभी रिलीजन में क्या है कि अपना एक सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स होता है, कुछ मोरल प्रिंसिपल होता है सभी धर्म में। सॉरी यार, मोरल प्रिंसिपल किसमें होता है, तो सभी धर्म में होगा। दोस्त इनका बोलना है कि सभी रिलीजन में कुछ ना कुछ क्या होता है कि मोरल प्रिंसिपल्स होता है, जो किसी व्यक्ति को राइट पाथ पे चलने के लिए क्या करता है, सिखाता है। तो इस कारण से गांधी जी का कहीं ना कहीं रिलीजन के प्रति क्या है कि एक झुकाव हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। गांधी जी को रिलीजन के प्रति हम लोग झुकाव देखने का काम करते हैं। गांधी जी जो दोस्त बात करते हैं, वो बात करते हैं रिलीजियस इक्वालिटी का। गांधी जी का मानना है कि सभी रिलीजन क्या है कि बराबर है, क्योंकि जैसे कि दोस्त हम लोग समझे कि गांधी जी क्या बोलते हैं कि सभी रिलीजन में कुछ मोरल प्रिंसिपल्स है, जो कि सभी प्रिंसिपल में मोरल प्रिंसिपल है जो कि क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को एक राइट पाथ पर चलने के लिए क्या करता है, सिखाता है। तो रिलीजियस इक्वालिटी का बात करते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों गांधी जी बोलते हैं जो इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी का बात करते हैं, इंट्रा रिलीजियस
इक्वालिटी। एक तो जो धर्म के अंदर जो डिफरेंट धर्म है वो अपने आप में बराबर है और धर्म के अंदर भी सब बराबर है। मतलब हुआ कि जैसे कि हिंदू एक धर्म है, इसके अंतर्गत बहुत सारे क्या है, इसके अंदर बहुत सारे जो है कास्ट हैं, तो वो कास्ट भी एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ये गांधी जी का भी है। तो दोस्त ये जो इनका रिलीजियस इक्वालिटी जो बोलते हैं कि सभी धर्म जो बराबर है, इसी रिलीजियस इक्वालिटी को दोस्त बोला जाता है सर्वधर्म समभाव। सर्व मतलब सभी धर्म क्या है, समान है, समभाव। सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म क्या है कि एक समान है। ये इनका दोस्त क्या है कि बोलना है। ये दोस्त क्या कहते हैं कि रिस्पेक्ट, गांधी जी रिस्पेक्ट करते हैं जो भी स्पिरिचुअलिज्म है, सभी धर्मों का जो एक वैल्यू सिस्टम है उसे दोस्त रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन गांधी जी का मानना है कि जो सभी धर्म है उनका जो वैल्यू सिस्टम है वो एक ही वैल्यू सिस्टम है। सभी यूनिवर्सल ब्रदरहुड का बात करते हैं, सभी इक्वालिटी प्रमोट करने का बात करते हैं, लिबर्टी का बात करते हैं, रिस्पेक्ट का बात करते हैं, डिग्निटी का बात करते हैं। ये है। और इवन जैसे कि गांधी जी क्या थे, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। गांधी जी हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बट हम लोग जो गांधी जी को जानते हैं क्या चीज, नॉन वायलेंस के जरिए, अहिंसा के जरिए जो जानते हैं, अहिंसा। गांधी जी को हम लोग अहिंसा के जरिए जानते हैं, बट इनका जो ये अहिंसा का दोस्त कंसेप्ट था वो जैनिज्म से लिया गया था, वो जैनिज्म से लिया गया था। कहीं ना कहीं ये गांधी के एक्शन में भी दिखता है। गांधी जी सिर्फ बोलते नहीं थे सर्वधर्म समभाव, उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करते थे। तो दोस्त ये था गांधी जी का सर्वधर्म समभाव का क्या कंसेप्ट, जो रिलीजियस इक्वालिटी पर बेस्ड है कि सभी धर्म क्या है, एक दूसरे से समान है। और ये जो रिलीजियस इक्वालिटी है दोस्त, ये गांधी जी के नेशनल मूवमेंट में भी झलकता है। जब हम नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तब गांधी जी का रिलीजियस इक्वालिटी क्या है वो हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। अब हम लोग आगे सर दोस्त बात करते हैं गांधी जी का इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी पर जो है क्या विचार था। दोस्त जैसे कि हम लोग अभी पढ़े कि जो इंटर रिलीजियस है उसे हम लोग सर्वधर्म समभाव बोलते हैं। सर्वधर्म समभाव हम लोग इंट्रा रिलीजियस को नहीं बोलेंगे, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इंट्रा मतलब होता है दोस्त धर्म के अंदर, किसी से हिंदू है, हिंदू के अंदर मुस्लिम है तो मुस्लिम के अंदर सिख है तो सिख के अंदर, उसके अंतर्गत क्या करता है दोस्त की एक इक्वालिटी, उसके अंतर दोस्त इक्वालिटी का बात करने का, उसके अंदर इक्वालिटी का बात करने का काम करता है। गांधी जी जो है सर, अब इस चीज से हम एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि जैसे कि सर हिंदू सोसाइटी है सर, इसमें क्या है कि एक मल्टीपल रिलीजन है। जैसे कि अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, लोअर कास्ट के साथ क्या अनटचेबिलिटी क्या किया जाता था, प्रैक्टिस किया जाता था। तो गांधी जी का बोलना था, मानना था कि जो अनटचेबिलिटी है वो गलत है, सभी कास्ट क्या है एक दूसरे से समान है। जो हिंदू सोसाइटी है उसमें इक्वालिटी प्रमोट करने का गांधी जी क्या बोलते हैं, बात करते हैं। और गांधी जी बोलते हैं कि जो अनटचेबिलिटी है उसे अबोलिश किया जाए, उसे खत्म किया जाए। ये बोलते हैं कौन, तो गांधी जी बोलते हैं। दूसरा बात दोस्त ये था, गांधी जी जो है हिंदुइज्म के सभी प्रैक्टिस को, जो हिंदुइज्म था जो दोस्त हिंदुइज्म था उसके सभी प्रैक्टिस को गांधी जी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। गांधी जी सर ब्लाइंडली हिंदुइज्म के सभी प्रैक्टिस को एक्सेप्ट नहीं किए, बल्कि उन्होंने जो है क्या किया कि इसको एक जो है रेशनल माइंड से, एक लिबरल थॉट जो था सर, एक मॉडर्निज्म का जो लिबरल थॉट है, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, इन सारे प्रिंसिपल पर जो है हिंदुइज्म के वैल्यू को इन्होंने क्या किया, पैरामीटर के जरिए उससे पहले देखा, उसके बाद उसे एक्सेप्ट किया इन्होंने। अनटचेबिलिटी को ये किया, ओबोलिश करने का बात करते हैं। तीसरा बात गांधी जी का मानना है रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस। रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस, इसका मतलब हुआ दोस्त कि जो विभिन्न प्रकार के जो धर्म के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं कि एक साथ जो है रह सकते हैं। ये गांधी जी का मानना था कि विभिन्न प्रकार के धर्मों के जो लोग हैं वो एक साथ रह सकते हैं। ऐसा सर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय जो है पार्टीशन के लिए बोला जा रहा था, मुस्लिम लीग पार्टीशन के लिए बोल रहा था, पार्टीशन का डिमांड कर रहा था। तो गांधी जी बोले थे देखिए हिंदू और मुस्लिम जो है उसका रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन के मुद्दे में डिफरेंस हो सकता है, बट जो हिंदू और रिलीजन का जो सेकुलर इंटरेस्ट है, हिंदू और रिलीजन का जो सेकुलर इंटरेस्ट है, सेकुलर इंटरेस्ट जैसे कि दोस्त लॉ एंड ऑर्डर हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, अपना दोस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो गया, ये सब दोनों का दोस्त क्या है कि दोनों का जो इंटरेस्ट है वो सेम है, वो कन्फ्लिक्टिंग नहीं है।
तो और जो स्टेट होता है वो क्या करता है, सेकुलर स्टेट होता है, उसका रिलीजन के साथ लेना देना कोई नहीं है, और जो रिलीजन है वो किसी व्यक्ति का क्या है कि प्राइवेट मुद्दा है। तो इस केस में जो हिंदू और मुस्लिम है वो एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि जो है सेकुलर इंटरेस्ट में कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं है। तो ये गांधी जी का मानना था। अब हम लोग दोस्त बात करेंगे नेहरूवियन मॉडल का। अब नेहरू जी का दोस्त जो है क्या मानना था। तो दोस्त जो नेहरू जी जो थे उनका दोस्त जो मॉडल है सेकुलरिज्म का, उन्हें हम लोग बोलते हैं धर्म निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मॉडल इनका दोस्त नाम है, धर्मनिरपेक्ष मॉडल। नेहरू जब कभी भी एग्जाम में आए धर्मनिरपेक्ष पर, तो जाहिर सी बात है आपको वहां पर नेहरू को कोट करना है। नेहरू, क्योंकि उन्हें देखिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो जो थे दोस्त वो वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त किए हुए थे। इस कारण से जो वेस्टर्न वैल्यू है उस चीज से बहुत ज्यादा क्या थे, इंस्पायर्ड थे। इसलिए जो पंडित नेहरू हैं उनके जो मॉडल है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्त साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म। इनके मॉडल को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म, क्योंकि ये जो है सर सोसाइटी को एक साइंटिफिक वे में देखते हैं। इनका सॉरी इनका मानना है दोस्त कि जो रिलीजन है और जो स्टेट है उसके बीच क्या होना चाहिए, कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए। जिस तरह से क्या था वेस्टर्न मॉडल में था कंप्लीट सेपरेशन, क्योंकि इनका मानना था, नेहरू जी का यह मानना था कि जो सेकुलरिज्म जो है, कंप्लीट सेपरेशन सेकुलरिज्म, वो एकमात्र क्या है कि इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिया में यूनिटी ला सकते हैं, इंडिया में एकता को ला सकते हैं। ये सर नेहरू जी का मानना था इस तरह का। इसलिए हम लोग सर इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। स्टेट को धर्म के प्रति निरपेक्ष होना चाहिए, ना कि अपेक्षित होना चाहिए। सो ये था दोस्त। देखिए दोस्त, नेहरू का जो दोस्त मानना था वो मानना था, ऐसा मानना था कि जो रिलीजन है वो क्या है कि किसी पर्सन का प्राइवेट मैटर है। अगर हम लोग दोस्त क्या करें कि रिलीजन को एथिक्स और मोरल्स के क्षेत्र में क्या करें, इंप्लीमेंट करें, किसी व्यक्ति के पर्सनल मैटर में क्या करें, इंप्लीमेंट करें, तो वो सर क्या है कि सही है। वही अगर जहां हम दोस्त इसे क्या करें कि पॉलिटिक्स में क्या करें, इन्वॉल्व करें, पॉलिटिक्स में या फिर गवर्नेंस में हम लोग इसे क्या करें, इंक्लूड करने का काम करें, या फिर दोस्त गवर्नेंस के भी अगर हम छोड़ दें दोस्त, यदि हम पब्लिक पॉलिसी में भी इसे इंक्लूड करते हैं तो उसका क्या होगा दोस्त कि एक क्या होगा कि एक एडवर्स इंपैक्ट आएगा, एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं दोस्त इस मुद्दे पर हम लोग यदि सर देखें तो नेहरू जी सही थे। नेहरू जी सही इसलिए थे क्योंकि जो रिलीजियस मुद्दा है वही कहीं ना कहीं भारत में जो कम्युनलिज्म है उसका एक कॉज रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टी जो है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो चुनिंदा पार्टी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए क्या करते हैं कि रिलीजन के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं। और जब नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उस समय जो है क्या था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था। तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, तो इस कारण से वो सोसाइटी में किसी प्रकार का कम्युनल वायलेंस ना हो, इसे रोकने के लिए और सोसाइटी में एक यूनिटी भी चाहिए था। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए नेहरू जी जो है उनका इस तरह का हमें सर आइडियोलॉजी जो है वो झलकता है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर नेहरू जी जो ज़्यादा प्रैग्मेटिक हमें देखने को क्या करते हैं कि मिलते हैं। तो अब हमारा दोस्त जो गांधी और नेहरू के बीच जो डिफरेंस था वो भी हम लोग क्या करते हैं दोस्त, कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम दोस्त आगे क्या करते हैं। अब दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये जानना होगा कि जो भारत का जो सेकुलरिज्म है, जिस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, भारत का सेकुलरिज्म, उस भारत का जो सेकुलरिज्म है उसका विशेषता क्या है। भारत का जो दोस्त सेकुलरिज्म है उसका विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, विशेषता कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, इसे हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो दोस्त भारतीय संविधान का क्या है, इंडियन सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, उसका कैरेक्टरिस्टिक पहला दोस्त ये है कि भारत का कोई भी
स्टेट रिलीजन नहीं है। भारत को हम लोग बोलते हैं दोस्त रिपब्लिक। भारत का कोई भी अपना एक स्टेट रिलीजन नहीं। जिस तरह से पाकिस्तान का इस्लाम है, बांग्लादेश का इस्लाम है, सऊदी अरेबिया का इस्लाम है, कुछ जो वेस्टर्न कंट्री है वहाँ का जो स्टेट रिलीजन है दोस्त वो क्या है कि क्रिश्चियनिटी है। इस तरह से भारत का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। भारत में सभी रिलीजन समान है, तो इस कारण से यह एक क्या है विशेषता है। दूसरा है दोस्त रिलीजियस न्यूट्रलिटी। धर्म जो धार्मिक रूप है उस रूप से क्या है कि उदासीन है भारतीय स्टेट। भारतीय स्टेट क्या है दोस्त कि धर्म के रिलेटेड से उदाहरण मतलब भारत जो है किसी में इंटरफेयर नहीं करता। जैसे कि हम लोग देखें आमतौर पर इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर बाय द वे इंटरफेयर करेगा तो वो सभी में समान रूप से इंटरफेयर करने का काम करता है। वो भी रिफॉर्मेटिव तरीके से क्या करता है इंटरवीन करता है। और आमतौर पर इंटरवीन इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे रिलीजियस न्यूट्रलिटी का बोलते हैं। और सभी रिलीजन को फ्रीडम है। भारत में सभी रिलीजन को क्या मिला है सर आज़ादी मिला है। फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब कि कुछ पार्टिकुलर जो सेक्शन है जो रिलीजियस सेक्शन उन्हीं को फ्रीडम मिला, ऐसा नहीं है। सभी रिलीजन को फ्रीडम है अपना रिचुअल्स, अपना कल्चर, अपना जो फेयर एंड फेस्टिवल है सबको क्या कर सकते हैं प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा बात दोस्त जो इंडियन गवर्नेंस है, भारत में जो राज्य व्यवस्था है, इस राज्य व्यवस्था में जो रिलीजन है इसका कोई भी रोल नहीं है। इसका कोई रोल नहीं है। इसके बाद जैसे कि हम लोग दोस्त इससे पहले पढ़े हैं कि प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल। प्रिंसिपल डिस्टेंस जिसका मतलब तो अब लोग आप सब क्लियर हो ही गए होंगे कि जिसका मतलब होता है कि आमतौर पर इंटरफेयर नहीं करेगा और जब भी ऐसा लगे कि इंटरफेयर करना चाहिए रिफॉर्म लाने के लिए रिलीजन में तो स्टेट इंटरफेयर करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल। तो ये तो क्लियर ही है। दूसरा है जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। भारत में रिलीजन का नहीं चलता बल्कि किसका चलता है कानून का चलता है। जो कानून बोलेगा जो लॉ बोलेगा वही चलेगा। भारत का अपना एक संविधान है, अपना एक पार्लियामेंट है, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो जो संविधान बोलेगा उसके अनुसार कानून पारित होते हैं पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। और उसी के जरिए भारत में क्या है कि जो कानून व्यवस्था है वो बनता है, ना कि कोई टेम्पल से कोई ऑर्डर फरमान आ गया और उसके बेसिस पर क्या हुआ गवर्नेंस व्यवस्था चलेगी। यह नहीं है सर, ऐसा नहीं है। और दूसरा बात जो सर सेकुलरिज्म है भारत में, सेकुलरिज्म इस चीज को आप लोग दोस्त नोट कर लीजिएगा। ये जो है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेकुलरिज्म जो है वो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर मूलभूत संरचना है किसके तो संविधान के। वो ये मूलभूत संबंध क्या है तो कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत संरचना है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज को दोस्त नोट करने वाले इस चीज को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। जो दोस्त बेसिक स्ट्रक्चर जो है सर ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1994 में जब SR बोमई BUMMAI बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बोला गया कि जो सेकुलरिज्म है वो भारत का बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब ये हुआ दोस्त कि जो पार्लियामेंट है वो इस फीचर को संविधान से कभी भी किसी भी हाल में हटा नहीं सकता है। पार्लियामेंट के पास ऐसा पावर नहीं है कि वो सेकुलरिज्म को हटा दे। अगर पार्लियामेंट सेकुलरिज्म को हटाता है संविधान से तो क्या होगा कि जुडिशियल रिव्यू के जरिए संविधान उस कानून को स्ट्राइक डाउन कर देगा और बट जो सेकुलरिज्म है वो अपना संविधान में बना रहेगा। तो ये दोस्त सेकुलरिज्म का अपना क्या बोलता है प्रिंसिपल बोलता है। इसके बाद दोस्त जो सेकुलरिज्म है वो क्या करता है कि एक ह्यूमैनिज्म पर फोकस करता है। ह्यूमैनिज्म पर इंडिया का जो स्टेट है वो क्या करता है ह्यूमैनिज्म पर फोकस करता है। इंडिया में जो लोग हैं उसे सिटीजन देखता है, ना कि इस तरह से देखता है कि कोई पार्टिकुलर व्यक्ति जो है ना किसी पार्टिकुलर रिलीजन का क्या है सिंपैथाइजर है। देखता है कि भारत के लोग सिटीजन है, ना कि अगर आप पाकिस्तान में देखें तो वहाँ ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है कि आप किस धर्म को फॉलो करते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ये बोला था कि आप जो है इंडियन सिटीजन है या नहीं है, सिंपैथाइजर रिलीजन यहाँ नहीं देखा जाता। तो ये है दोस्त एक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है भारतीय संविधान का। और तीसरा दोस्त सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये चीज सिर्फ आप ही लिख के आएंगे अगर पेपर में सिर्फ आप ही लिख, क्योंकि आपके पास इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज है कि सेकुलरिज्म एज अ कल्चरल हेरिटेज
समझे, कुछ याद आया? सेकुलरिज्म एज देन द सेकुलरिज्म एज अ कल्चरल हेरिटेज। तो दोस्त सेकुलरिज्म एज अ कल्चरल हेरिटेज का जो मतलब है हम लोग ऑलरेडी क्या कर सकते हैं, समझ चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने जानने का यह काम किया था कि भारत जो है वो हमेशा से क्या है कि एक सेकुलर सोसाइटी रहा है। और हम लोगों ने मल्टीपल एग्जाम्पल से पढ़ा कि कैसे अशोका के टाइम में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में भारत एक सेकुलर है। तो वही है कल्चरल हेरिटेज। तो इस हेरिटेज को भी हम लोग, जैसे कि हम लोग अपने विरासत को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। और हम लोग विरासत के मतलब सिर्फ यही समझते हैं कि ताजमहल है, हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन मिला है वो है, कुछ एंशियंट टेम्पल्स वगैरह है वो विरासत में। ऐसा नहीं सर, जो वैल्यूज होता है, वैल्यू सिस्टम, वो भी अपना विरासत ही होता है। तो इस सेकुलरिज्म को भी हम लोग को क्या करना है, कंजर्व करना है। तो ये तो दोस्त हो गया। और दोस्त एक बात बताइए, अगर आपको बोला जाए, अब अगर आपको दोस्त बोला जाए कि आप क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए इंडियन मॉडल में और अमेरिकन मॉडल में, अब तो आप जो है इजीली कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो सर एक हम एग्जांपल देकर के क्या करते हैं, समझने का काम करते हैं कि हम लोग कैसे इस चीज को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट मतलब क्या हुआ कि दोस्त दोनों के बीच कितने क्या है, डिफरेंसेस हैं, इस चीज को हम बोलते हैं। जैसे कि तो दोस्त अपना अमेरिकन मॉडल है, तो दोस्त अमेरिकन मॉडल में क्या है कि कंप्लीट सेपरेशन है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन। मतलब कि रिलीजन और स्टेट जो है दोनों एक दूसरे से में इंटरफेयर नहीं कर सकता, कंप्लीट सेपरेशन। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल है, इंटरफेयर करेगा बट वो भी रिफॉर्मेटिव तरीके से करेगा। और यहाँ पर दोस्त क्या है कि इंडिविजुअल राइट पर फोकस करता है, हम लोग पर है वेस्टर्न मॉडल इंडिविजुअल राइट। सब में लिखो भाई, फ्रेंच ब्रिटेन जो भी आए, स्ट्रिक्ट सेपरेशन, इंडिविजुअल राइट, सब में लिखो, बस ब्रिटेन में लिख देना, मतलब कि यहाँ पे ब्रैकेट में सूडो सेकुलरिज्म लिख देना। और इंडिया में जो है इंडिविजुअल राइट पर तो फोकस किया ही जाता है, बट इंडिविजुअल के साथ साथ जो ग्रुप राइट है, जो कम्युनिटी का जो राइट है, उस पर भी क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। इस चीज को लोग याद रखेंगे, ग्रुप राइट। और इसके बाद दोस्त क्या हुआ कि जो वेस्टर्न सोसाइटी मॉडल है वो क्या करता है, जो इंट्रा रिलीजियस मैटर है ना दोस्त, इंट्रा रिलीजियस मैटर, इस पे क्या करता है दोस्त कि कम फोकस करता है, कम फोकस करता है। बट दोस्त जो इंडियन मॉडल है वो इंटर रिलीजियस में भी फोकस करेगा और इंट्रा रिलीजियस में भी फोकस करेगा, और इंटर रिलीजियस और इंट्रा रिलीजियस दोनों में समान रूप से फोकस करता है। ऐसा इसलिए हुआ दोस्त क्योंकि जो वेस्टर्न सोसाइटी है वहां पर सोसाइटी ज्यादा फ्रेगमेंटेड नहीं है, सोसाइटी होमोजीनियस सोसाइटी है वहां पर। इस कारण से जो इंट्रा रिलीजियस इशू वहां पे ज्यादा नहीं है। बट इंडिया में क्या है दोस्त, सोसाइटी ज्यादा पोलराइज्ड है, धर्म के अंदर भी जो लोग हैं वो बटे हुए हैं। प्राइम एग्जाम्पल है कास्ट सिस्टम। इस कारण से जो है इसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो जोर है वो देना होता है। और जैसे कि हम देखें दोस्त, यहाँ पर नॉन इंटरवेंशनिस्ट है, अमेरिकन में इंटरवेंशन तो कर ही नहीं सकता, जैसे कंप्लीट सेपरेशन है। और भारत में जो है दोस्त रिफॉर्मेटिव इंटरवेंशन किया जा सकता है, रिफॉर्म के लेकर के इंटरवेंशन क्या होगा, किया जाएगा। सारे जितने मन में पॉइंट आ रहे हैं सारे पॉइंट यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो दोस्त ये सभी क्या हुए, हम लोग पढ़ने का काम किया। अब दोस्त अब एग्जाम में एक इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपसे सर पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है सेकुलरिज्म का। इसे हम लोग दोस्त क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। सेकुलरिज्म का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो दोस्त थैंक यू दोस्त, आइए चलिए मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में।